हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। जी हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस का जो प्लेलिस्ट है वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप बीकॉम सेमेस्टर 4 की तैयारी कर रहे हैं, 6 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका बीबीए कोई भी सेमेस्टर है और आपका सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस है, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो बिल्कुल आपकी लेटेस्ट बुक्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस करवाया जा रहा है। प्रीवियस जो बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं करवाया जा रहा। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस का जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक पार्ट आ चुका है और ये पार्ट 2 है जिसके अंदर पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है कंप्लीट, इससे आपको पूरे के पूरे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। सो इंटरनेशनल बिजनेस का सबसे पहले अगर हम बात करें, डिफरेंट मेथड की बात करें हम लोग कि डिफरेंट मेथड, डिफरेंट मोड कह सकते हैं, डिफरेंट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस, कि जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है इसमें कौन कौन से मोड होते हैं एंट्री करने के। ठीक है, इससे पहले हमने ये जाना कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है, किस तरीके के एग्जांपल्स होते हैं, फीचर्स, ये सब जाना हमने। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से मोड से एंट्री हो सकती है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। तो नंबर 1 इज एक्सपोर्ट। वैसे तो मैं ये और अच्छे से स्टार्टिंग में जब मैंने ओवरव्यू दिया था तो काफी सारी चीजें ऑलरेडी समझा दी थी, बट अब पॉइंट्स की मदद से आपको समझाने वाली हूँ। सो नंबर 1 इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड इंडिया। इंडिया एक एक्सपोर्टर है जो कि स्पीसीज जो है एक्सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने अपने जो स्पीसीज हैं वो कनाडा को भेज दिए, तो कनाडा यहाँ इंपोर्टर हो जाएगा और इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कनाडा यहाँ पे रिसीव कर रहा है सामान को, तो वो इंपोर्टर है, एंड इंडिया जो है वो सामान को बेच रहा है तो वो एक्सपोर्टर है। तो यानी कि एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट की मदद से भी हम लोग जो है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हमारी एंट्री हो जाती है। एंड ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने आपको पिछली प्रीवियस वीडियो के अंदर भी एग्जांपल्स दिए थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझाया था, तो नहीं देखा तो वो देख लेना, वो अगर देख लिया तो डेफिनेटली समझ आ जाएगा। सो अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, मिल जाएंगे आपको, टाइमली मिल जाएंगे, नोट्स चाहिए तो मिल जाएंगे। ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग, ठीक है। अब बात ये आती है कि एक्सपोर्ट जो होते हैं वो एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। बहुत सिंपल है। डायरेक्ट में क्या होता है? जो भी हमारी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती है उसमें डायरेक्ट सेल परचेज होता है, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है? मिडिल मैन आ जाता है। मिडिल मैन जैसे कि एजेंट आ गया, कमीशन एजेंट आ गया, जो बीच के मीडिएटर्स होते हैं वो आ जाते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। और डायरेक्ट में क्या होता है? ट्रांजेक्शन डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, डायरेक्ट हमने कुछ सामान खरीदा या बेचा। आई होप आपको क्लियर है। नंबर 2 इज इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। इसमें मैं आपका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ लाइसेंसिंग का। बेसिकली क्या होता है? लाइसेंसर जो होता है गिव्स अनदर पार्टी, वो अनदर पार्टी को राइट देता है कि उसकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को यूज करे, ठीक है, यूज कर सकता है, और बदले में फॉर अ डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ टाइम इज एक्सचेंज फॉर अ रॉयल्टी पेमेंट, और उसके बाद रॉयल्टी पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट है, इन्वेंशन है, डिजाइन है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजिंग। क्या होता है? फ्रेंचाइजिंग आपने कई बार सुना है, जैसे मैकडोनल्ड्स है उसकी फ्रेंचाइजी है। ऐसा नहीं है ना कि मान लो एक जगह पे ही डोमिनोज पिज्जा है, ऐसा तो नहीं है। आप कितनी जगह पे जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, दिल्ली के अंदर अगर आप आर के पुरम में हैं तो वहां पे भी जो डोमिनोज पिज्जा वहां पे भी उनका आउटलेट है। आप दूसरी जगह जाएंगे, साकेत जाएंगे, तो वहां पे वो आउटलेट देखने को मिलेगा, या तो अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप दूसरे स्टेट्स में जाएं, शिमला वगैरह में जाएंगे, ठीक है, हिमाचल में जाएंगे, तो वहां पे भी आपको डोमिनोज पिज्जा मिल जाएगा। फ्रेंचाइजी क्या कहती है? फ्रेंचाइजी यही तो कहती है ना कि क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ब्रांडिंग एलिमेंट है, कस्टमर का एक्सपीरियंस वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह मैकडॉनल्ड्स का बर्गर ट्राई करा, मैकालू टिक्की ट्राई करी, तो वहां का टेस्ट अलग है, और मान लीजिए आपने दूसरे दूसरे किसी एरिया में, दूसरे किसी स्टेट में ट्राई किया तो वहां अलग है, ऐसा नहीं है। सो ये भी क्या है? बाहर के ब्रांड्स हैं जो कि आज काम कर रहे हैं, फ्रेंचाइजिंग के नाम से जाने जाते हैं। जॉइंट वेंचर क्या होता है? बेसिकली ये भी एक पॉइंट है एंट्री करने का इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? टू और मोर इंडिपेंडेंट एंटिटीज कम्स टुगेदर टू कोलैबोरेट ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, की यानी दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, एंटिटीज हैं जो कि क्या कर रही हैं? साथ में आती हैं, कोलैबोरेट करती हैं, यानी हाथ मिलाती हैं, और डील डिसाइड होती है, डील होती है उनके बीच में एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेके। किसको लेके? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेके कि हम इस पे काम करने वाले हैं। सो टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इज इक्विटी जॉइंट वेंचर एंड नंबर 2 इज कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। जिन लोगों को ज्यादा थ्योरी याद नहीं होती वो बस जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, जो एग्जांपल्स बोल रही हूँ, वो लोग वो अच्छे से याद कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो डेफिनेटली आपको याद रहेंगी चीजें, बट अगर आपको ज्यादा बाइफिकेशन याद नहीं रहती तो यू डोंट वरी अबाउट दैट। आप बस मीनिंग समझ लीजिए, मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको कोड की तरफ मदद से आपको याद करवा रही हूँ, बस ये समझ के फिर इसका प्रॉपर कोड बताती हूँ याद करने का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर है जिसमें क्या होता है? कोलैबोरेशन इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विदाउट एस्टैब्लिशिंग अ न्यू लीगल क्वांटिटी।
क्वालिटी होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं किसके बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल एक एग्रीमेंट हो रहा है, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि हम ये सामान को सेल करने वाले हैं, परचेज करेंगे यहाँ से, ये सारी डील होने वाली है, सो जॉइंट वेंचर होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बनाया है इंस्टाग्राम पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको समझाने से पहले आप लोगों ने स्टारबक्स की कॉफी तो सुनी ही होगी, और काफी लोगों ने, मतलब आप स्टूडेंट्स ने पी भी होगी और आपको पसंद भी होगी डेफिनेटली। हो सकता है कि कईयों को ना पसंद हो, पर मोस्टली तो स्टारबक्स की कॉफी मुझे तो बहुत पसंद है, आपको पसंद है या नहीं कमेंट जरूर करना। सो स्टारबक्स की जो कॉफी है बेसिकली, तो वो टाटा का जो है उसमें कहीं ना कहीं ओनरशिप है, तो उसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। सो उसके वहां पे नहीं जा रहे, बट हम ये समझेंगे कि टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और स्टारबक्स कॉर्पोरेशन, ये दोनों ने हाथ मिलाया, 50-50% की ओनरशिप है इसके अंदर, और जो कि हम स्टारबक्स के नाम से देखते हैं, ठीक है। जब भी आप स्टारबक्स के आउटलेट पे जाते हैं, स्टारबक्स के नीचे लिखा होता है टाटा लाइन्स, दैट मीन्स उनका 50% का यहाँ पे रेशियो है, 50-50 का रेशियो है, आधा आधा प्रॉफिट डिवाइड होगा। सो इस तरीके से टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है किसका, जॉइंट वेंचर का। सो ये आप याद रखें, स्टारबक्स याद रहेगा तो डेफिनेटली आपको एग्जांपल याद रहेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये तो आपने क्लास 11-12 में कई बार पढ़ा है। एफडीआई इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी बिजनेस है, कोई भी गवर्नमेंट है, फ्रॉम वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट, वो की यानी कि एक गवर्नमेंट कह लो, बिजनेस कह लो, इंडिविजुअल कह लो, वो किसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बेसिकली एक बिजनेस इंटरेस्ट जो कि लोकेटेड है किसी अनदर कंट्री में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है वो भी किसी अनदर कंट्री में जो कि लोकेटेड है। सो एफडीआई के नाम से वो जाना जाता है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये भी टर्म आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, पूरे मतलब ग्लोब, यानी पूरे ग्लोब में बात हो रही है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन अराइजिंग फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ वर्ल्ड व्यूज, यानी वर्ल्ड के जो व्यूज हैं, थॉट्स है, प्रोडक्ट है, आइडिया है, म्यूचुअल शेयरिंग है, अदर कोई एक्सपेक्ट है कल्चर का, तो वो सारी चीजें शेयर हो रही है। अरे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन का, कि मान लीजिए हम लोगों ने एलपीजी चैप्टर पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो वहां पे ग्लोबलाइजेशन एक वर्ड यूज हुआ था, बहुत सारी चीजें जानी थी हमने। सो बेसिकली क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या बोलता है कि हम पूरे ग्लोब में काम करें, हमें कोई रोक टोक नहीं है। जैसे कि मान लो एक टीचर है, वो दिल्ली के अंदर बैठ के पढ़ा रहा है, और वो अलग अलग कंट्रीज के बच्चों को पढ़ा रहा है, कनाडा के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, और बहुत सारी कंट्रीज है, दुबई है, तो ये क्या है, बेसिकली क्या है, ग्लोबलाइजेशन है कि अपने अपने व्यूज, प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट शेयर कर लो, आइडिया, ये सारी की सारी चीजें हमारी ग्लोबलाइजेशन के अंदर कंसीडर होती है। फिर आता है हम लोगों का कोड, मैं अभी बताती हूँ, पहले आपको सारा समझा लेती हूँ, फिर अच्छे से कोड आपको मैं क्लैरिफाई करूंगी, या चलो मैं आपको साथ में बता देती हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सो ये हमारा आ जाता है इंटरनेशनल बिजनेस का, जो मैंने आपको बताया डिफरेंट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस का कोड कैसे याद रखना है आपको। तो वैसे इसके काफी सारे पॉइंट्स हैं, जो बच्चे नोट्स वगैरह लेंगे उनमें उनको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। सो एक्सपोर्ट है, फिर आपका इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग है, तो इसका एक कोड मैंने बनाया टीटी माइक, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, टीटी माइक से आप इसको याद रखें। आई स्टैंड फॉर आपका इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग हो गया, ठीक है, इस तरीके के हैं। और जॉइंट वेंचर है, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो आप ले सकते हो, बट मैंने इसका कोड जो बनाया वो मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आता है हाँ, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे कोड जो बनता है वो आइए वो बनता है सीआईडीएम। सीआईडीएम बोले तो क्राइम इंडिया डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री। सो इस तरीके से इसका कोड बनाया गया। सी स्टैंड फॉर क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, आई स्टैंड फॉर इंक्रीज कॉम्पिटिशन, डी स्टैंड फॉर डिजिटलाइजेशन एंड एम स्टैंड फॉर मोबिलिटी। सो इस तरीके से ये कोड है, इसको अच्छे से याद करना स्टार्ट कर दो। कोड की मदद से डेफिनेटली इंटरनेशनल बिजनेस याद होना स्टार्ट हो जाएगा। सो नंबर 1 पे आते हैं, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्या कहता है। बहुत इजी है, आपको बस मेन पॉइंट्स यहाँ तक याद करने हैं, ठीक है। आपको बस मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। आपको बस मेन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। सो कम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेशन होती है, प्रोसेसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, टेक्नोलॉजी है, ये जो सारी की सारी चीजें नाम से क्लियर है, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। हम एक से दूसरे बंदे को जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है वहां पे कोई बात बनती है। आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, अपने पड़ोस का एग्जांपल ले लो, आप दुकान चला रहे हो, अगर आपने कस्टमर से अच्छा से कम्युनिकेट नहीं किया, या आपकी लैंग्वेज उस पर्सन को समझ में नहीं आ रही, या आपके थॉट समझ में नहीं आ रहे, या आपका प्राइस समझ में नहीं आ रहा, तो वहां डील कैसे हो सकती है। तो ऐसे ही इंटरनेशनल है, ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कि जब तक कम्युनिकेशन बेस्ट नहीं होगा, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी, प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, तो हम
कहीं बात नहीं बनेगी, तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। जैसे मैनेजर और एम्प्लॉयर, मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ना 2 एग्जांपल देती हूँ ताकि जो एक तो आपके डेली लाइफ के, ताकि आप रिलेट कर पाए, और नंबर 2 जो आपका मेन टॉपिक है उसका एक अलग एग्जांपल, तो दोनों में 2 हो जाते हैं तो अच्छे से समझ आता है। सो मैनेजर और एम्प्लॉयर आर फोकस्ड टुवर्ड लर्निंग प्रैक्टिस फ्रॉम अक्रॉस ऑल द कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो मैनेजर है और जो एम्प्लॉइज है वो दोनों में आपस में क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। क्यों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं भाई? जब तक वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे कि हमें किस तरीके से सामान बनाया, ट्रांसपोर्टेशन यानी किस तरीके से वो सामान पहुंचने वाला है, टेक्नोलॉजी कैसी रहने वाली है, ये सारे के सारे जो आपस की जो उनकी जो कम्युनिकेशन है वो बेस्ट होगी, वो प्रैक्टिस अपनी करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक इंसान जब कुछ बन जाता तो वो सीखता नहीं है। इंसान की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो कभी भी सीख सकता है, ठीक है। सो यही वाली सारी चीजें हैं। एक इंसान, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको सारी चीजों की नॉलेज हो, कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी रह जाती है। सो कहीं ना कहीं इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बढ़िया होगा, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन में इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। इंक्रीज कंपटीशन, जब आप ग्लोबलाइजेशन कुछ काम करते हैं पूरे ग्लोबल के साथ, आप लोग देख रहे हैं कि आपकी डील किसी 2 4 10 20 लोगों के साथ नहीं हो रही, यहाँ पर जो डील हो रही है आपकी पूरे ग्लोब के साथ हो रही है। सो वो कैसे? आपका कंपटीशन भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जो दुकान चला रहे हो वो किसी 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं आते, वो आपके जो कस्टमर्स हैं वो इंटरनेशनली हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बियॉन्ड द आपका बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होता है, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी यही समझाया था, क्योंकि वो बेसिक जो ओवरव्यू होता है ना, अगर वो समझ आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे चीजें अपने आप समझ आने लगती हैं। सो इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन भी बढ़ गया। डिजिटलाइजेशन कैसे होता है? हाउ फर्म ऑपरेट ऑन अ ग्लोब स्केल, यानी कि जब हम चीजें डिजिटलाइज होती हैं। आपको मैं वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फिर से देती हूँ। एक टीचर है जो कि अभी कहीं ना कहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। अभी वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग देता है, दैट मीन्स वो अपना ही काम कर रहा है, अपने गिने चुने किलोमीटर्स को कवर कर रहा है। बट जब वो इंटरनेशनली बिजनेस को लेके चलता है या कोई अपना ब्रांड लेके चलता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या फिर कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई गुड्स है, तो वो सारी की सारी चीजें क्या है? डिजिटलाइजेशन जब तक नहीं होगी, यानी कि हम अब ये सोचना पड़ेगा हमें कि वो जो फर्म है, डिजिटलाइजेशन जब होगा, जब वो फर्म जो है ग्लोबल स्केल पे कैसे ऑपरेट करेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ एक ही स्टेट में काम कर लेगी या अपने एरिया में काम कर लेगी। जब उसको अपने एरिया से बाहर, अपनी कंट्री से बाहर काम करना है, तो उसको अपने आप को डिजिटलाइज करना होगा। तो ग्लोबलाइजेशन का ये इम्पैक्ट है। नंबर 4, सो यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट टेक्निक हैव कम इनटू पिक्चर, की जो हमारी ट्रांसपोर्ट की जो टेक्निक होती है ना, वो बिल्कुल कम इनटू एग्जिस्टेंस में आ जाती है। वो कैसे? आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया, आपको क्या लग रहा है कि जो जो भी रॉ मटेरियल है, ये जो सामान है, या अलग अलग जो रॉ मटेरियल है जो मशीनरी में यूज होने वाला है, किसी प्रोडक्ट में वो सामान यूज होने वाला है, हम दूसरी कंट्री से जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसका कहीं मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी तो होना चाहिए ना। ये नहीं है कि हमारा कोई नेटवर्क ही नहीं है ना। हम जापान से कुछ प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं, पहले हम लोग चाइना से कितना मंगाया करते थे प्रोडक्ट्स, है ना, सस्ते मोबाइल लेके बेचा करते थे। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन भी तो देखना पड़ता है ना, कि वो प्रोडक्ट हमारी कंट्री में कैसे आएगा। फिलहाल तो अब देखते हैं मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट चल रहे हैं, बट स्टिल अगर हम बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, जापान वगैरह से मंगा रहे हैं, सो कहीं से बल्क में क्वांटिटी आ रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल, सो हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि उसका जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है मॉडर्न होना चाहिए। ये नहीं कि 4 महीने लग गए, 10 महीने लग गए वो प्रोडक्ट आते आते, ठीक है। ये सारी चीजें रहती हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, इसका कोड मैंने सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ये पूरा का पूरा यूनिट नंबर 1 जो मेन था वो मैंने सारा करवा दिया, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। सो यूनिट नंबर 2 हम पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो आएगी, बट ये यूनिट 1 के लिए लास्ट टॉपिक है। सो इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल हमें पता ही है, इंटरनेशनलाइजेशन। सो प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच फर्म बिकम एंगेज एंड मोर इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल मार्केट। बहुत सिंपल है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फर्म जो है वो किस में इंगेज हो रही है, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, इंगेज हो रही है किसके अंदर? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जिसको हम इंटरनेशनलाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर है। बहुत सारी मार्केट्स हैं, डिपेंड करता है कौन सी मार्केट है, रीजंस क्या है, जैसे ही मैं रीजन के एग्जांपल दूंगी ऑटोमेटिकली ये भी समझ आ जाएगा।
रीजन के लिए रीजन क्या है, रीजंस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन की इंटरनेशनलाइजेशन के क्या क्या रीजन है, कारण कौन कौन से हैं। सो इसका मैंने एक कोड बनाया याद करने के लिए, DEIMG, दिले इश्क मेरी जान। सो ये कोई ऐसा बनाने का मेरा मोटिव नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ याद करने की ट्रिक्स हैं ताकि आप इनको अच्छे से याद रख सकें, ठीक है। सो दिले इश्क मेरी जान है, ठीक है, इस तरीके से आपका कोड है जो कि आपको याद रहेगा। सो नंबर वन इज डाइवर्सिफिकेशन, डी स्टैंड फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ऑफ स्केल, आई स्टैंड फॉर इंसेंटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, and M stands for market growth, and last one which is the last J stand for joint venture, ठीक है। सो ये 5 हैं, अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। नंबर वन इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या मतलब है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन के जो कारण है, वो सबसे पहला ही डाइवर्सिफिकेशन है। वो कैसे, जैसे ही हम चीजों को डाइवर्सिफाइड करते हैं, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वो कैसे, एक कंपनी है दूसरे के साथ मर्ज हो गई, आप देखेंगे दोनों का दिमाग चल रहा है, दोनों के कैपिटल चल रहे हैं, दोनों के अपने अलग अलग माइंड्स हैं, अलग अलग थॉट्स हैं, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। जब ये इन चीजों पे काम होता है, मर्जर हो गया, तो ये इस तरीके से जब चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनलाइजेशन के रीजंस होते हैं, कारण है डाइवर्सिफिकेशन। नंबर टू इज इकोनॉमिक ऑफ स्केल। वो कैसे, ब्रांड सर्विस मोर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। जब आप चीजों को इंटरनेशनली लेके जाते हैं, सो आपकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। पहले क्या होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट डील कर रहे हैं, सपोज अपनी दुकान में बैठ के हम अपना कोई सामान बेच रहे हैं, हमारी डिमांड कितनी होगी, जो आसपास के होंगे चलो वो आ जाएंगे, चलो हो सकता है कभी कभार दूसरे स्टेट के आ जाए। लेकिन जब हम अपने अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनलाइजेशन ला चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज में बेच रहे हैं, ठीक है, हमारा रॉ मटेरियल दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, सो कहीं ना कहीं ब्रांड सर्विस बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ती है प्रोडक्ट की, तो वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल के अंदर कंसीडर होता है। नंबर थ्री इज इंसेंटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब जो हमें इंसेंटिव है वो गवर्नमेंट के थ्रू भी मिलते हैं, क्यों, और भी बहुत सारे इंसेंटिव मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, फायदा होता है, कहीं ना कहीं जब फायदा होगा प्रोडक्ट बिकेगा, टैक्सेस बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो मार्केट ग्रोथ क्या कहता है, मार्केट ग्रोथ भी है इंटरनेशनलाइजेशन का रीजन, क्योंकि मार्केट साइज बढ़ जाता है। आप ये सोचो, पहले कहाँ आपके मार्केट साइज कम था, आपको पहले प्रोडक्ट कम लाना पड़ता था, आपको डील कम करनी पड़ती थी, लेकिन अभी आपके कस्टमर जो है वो बाहर के भी हैं, दैट मीन्स आपकी जो ग्रोथ है मार्केट की वो बढ़ गई, तो मार्केट साइज बढ़ा, जैसे ही मार्केट साइज बढ़ा दैट मीन्स आपका कस्टमर तो ऑलरेडी बढ़ गया होगा ना। नंबर फिफ्थ इज विच इज द लास्ट, जॉइंट वेंचर अपॉर्चुनिटीज। ये भी है, जैसे हमने अभी स्टारबक्स का एग्जांपल देखा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जॉइंट वेंचर के। तो नॉलेज और टेक्नोलॉजी दोनों जब बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है, और इंटरनेशनलाइजेशन का ये भी एक रीजन है। सो मैंने पूरा का पूरा यूनिट अच्छे से डिटेल में विद एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल के साथ समझा दिया, विद कोड याद भी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। सो आपके एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, वन शॉट भी आ जाएगा, बस ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, लाइक मींस लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, दिन रात आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप लोग जो है लेटेस्ट सिलेबस जो है वो देख पाए, और वीडियोस को देखो, प्यार दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।